वो बढ़िया से चार्टर लिखती हैं। वुडरो विल्सन जी होते हैं, कहते हैं बढ़िया से कुछ कर देंगे, बढ़िया से कुछ कर देंगे, वर्ल्ड वॉर 1 अभी ख़त्म हुआ है तो अब और वर्ल्ड वॉर ना हो, इस वजह से हम लोग कुछ लिखते हैं, मतलब कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं, कुछ करते हैं, रिलेवेंस करते हैं। तो उनकी वाइफ जी वो बढ़िया चार्टर अच्छे से बनाती हैं और उसे प्रिवेंट करती हैं। फिर धीमे धीमे देखते हैं कि वुडरो विल्सन खुद ही नहीं आ रहे हैं, जो उन्होंने 14 पॉइंट्स एजेंडा बोला था वो खुद ही उस लीग ऑफ नेशन में अमेरिका था ही नहीं, सबको बात पता है, ठीक है। तो वहीं से ही हम लोग को थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज इसे कहते हैं, मतलब कि स्ट्रक्चर में ही कि जो उसको बर्थ जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं खुद ही नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ किसी चीज़ को, ये थोड़ी सी डाइकॉटमी होगी ना, थोड़ा सा करनी और कहने में मतलब फ़र्क हो गया, अर्थ रहता है, मतलब थोड़ा सा अंतर रहता है, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा सा हम लोग को देखने को मिलता है कि लीग ऑफ नेशन जिसको जो स्टार्ट कर रहा है वही बंदा उसे ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो अमेरिका थोड़ा सा कटने की कोशिश करता है, कहता है कि यार मेरे पास पावर है, मेरे पास मनी है, मैं वॉर करवा सकता हूँ, जब वॉर करवाऊँगा तभी तो मेरी हेजमनी स्टार्ट होगी अब से, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अमेरिका थोड़ा सा शिफ्ट होता है और अलग अलग चीज़ें की तरफ चलता है। लीग ऑफ नेशंस ऐसे ही थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता है और काफ़ी चीज़ें अच्छी भी करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर ग्रेट डिप्रेशन हम लोग को दिखता है 1930s में, 1927 के बाद। उसके बाद जैसे हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का है तो हम लोग रिचर्ड कीन्स वगैरह की बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं, उसे सेपरेट करके डिप्रेशन पे वेलफेयर स्टेट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझाता है कीन्स। फिर उसके बाद थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर 2 आ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो लीग ऑफ नेशंस एकदम ही फेल्ड हो गया है, ना वो इकोनॉमिकली संभाल पा रहा है, जो इतना जेनोसाइड हो रहा है, हिटलर आ रहा है, मुसोलिनी आ रहा है, ठीक है, फासिज्म बढ़ रहा है, कहीं कुछ सफल ही नहीं हो पा रहा है, सब जगह डिफॉल्ट आ रही है, ठीक है। तो ये हम लोग को सारी कहानियाँ ऊपर पता है, लेकिन जो मेन कहानियाँ थी कि उसके स्ट्रक्चर में जो उसकी असेंबली है और जो उसका काउंसिल है लीग ऑफ नेशन का, उसका रोल ही नहीं डिफाइंड है, उसके फंक्शन ही नहीं डिफाइंड है। किसी चीज़ को हम तो ऊपर से देख रहे हैं ना कि वो फेलियर हो गया, अंदर क्या है, अंदर में उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ही नहीं उतना अच्छा, उतना स्ट्रॉन्ग है, उसका चार्टर इतना एम्बिगस था कि किसको क्या फंक्शन दिया है, किसको क्या रोल दिया गया है, वो क्लियर नहीं था। तो लीग ऑफ नेशन और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसके तहत वो आता है और मतलब 1940s में वो ख़त्म हो जाता है। 1945 में हम लोग क्या फिर से मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ है, चलो कुछ बढ़िया बनाते हैं, फिर से सब कहते हैं, लेकिन कहते हैं अब इस बार ये नहीं कि हम इनका बना देंगे, हम उनको बना देंगे, कहते हैं कि हम अब साथ में कुछ बनाएंगे, जब साथ में बनाया जाएगा, साथ में पकाया जाएगा, साथ में खाया जाएगा, साथ में मजा आएगा। तो कहते हैं कलेक्टिव एफर्ट, कलेक्टिव जो UN है वो कलेक्टिव एफर्ट की तरह बनाया गया है, ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सबको, UN भी आएगा, इंडिया भी जाएगा, जो भी कॉलोनीज हैं ब्रिटेन की, ब्रिटिश की, वो भी साथ में आएंगी, इंडिया फाउंडिंग मेंबर भी तब 50-51 में, ठीक है, जो कंट्रीज थी। तो ऐसे करके एक कलेक्टिव एफर्ट है, ठीक है। एक थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं MA सेकेंड ईयर में कि IR से रिलेटेड है कि जीरो सम गेम है ना, तो उस जीरो सम गेम को वो थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं कि किसी की हार हो रही तो किसी की जीत होगी, पर UN कहता है कि नहीं यार, कलेक्टिवली आएंगे सब लोग आते हैं, ठीक है। तो दोबारा से मतलब 24 अक्टूबर सबको पता है कि UN डे हम लोग मनाते हैं 1945 में, और उसके बाद 1971 में भी, ठीक है। तो यहाँ तक की ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी, ठीक है। इसके बाद UN आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, फिर हम लोग ज़्यादा तथ्यों पे नहीं जाते हैं कितना क्या मेंबर्स हैं क्या है, बस ये जान लेते हैं कि इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर था, हम सबको पता है, ठीक है। अब जो टॉपिक है रिलेवेंस क्या है, तो मेरा ये मानना है कि मैं रिलेवेंस पहले बताऊँगा, पॉजिटिव नेगेटिव्स बताऊँगा, और फिर जो रिफॉर्म मेरी समझ में है मैं लिख के लाया हूँ उनको बताऊँगा, ठीक है। पॉजिटिव्स ये है कि UN ने कहा था कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देंगे, ठीक है। और सब लोग इस बात को ध्यान रखिएगा जो मैं बोलता जा रहा हूँ, क्योंकि उसी से रिलेट करूँगा नेगेटिव्स में। तो UN कहता है हम थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देंगे, तो आज हम देख रहे हैं अभी तक कोई भी थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है, ठीक है। UN कहता है कि हम ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत अग्रसर तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो अभी तक की हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, अफ्रीका के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं नाम नहीं दूँगा, अभी टाइम कम है, वहाँ पर अगर हम लोग देखें, ग्राउंड रियलिटी पे देखें, और UN की जो भी जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनमें अगर हम लोग वेबसाइट्स पे आर्टिकल्स पे देखें तो वहाँ पे सच में काम हुआ है, रिलेवेंस है। ये जो भी राइट्स हैं, वुमेन के राइट्स हैं, चिल्ड्रन के राइट हैं, अगर एजुकेशन की बात हो तो ऐसा नहीं उसने पहल नहीं करी है, उसने पहल भी करी है, और वो काफ़ी हद तक उस समय के हिसाब से, भाई किसी को भूख लगी है, अगर तुम थाली नहीं ऑर्डर कर पा रहे हो 500 रुपये की, तो कम से कम पार्ले जी बिस्किट तो दे ही सकते हो पहले स्टार्टिंग के नाम पे, ठीक है। तो उसने मतलब ये रिलेवेंस बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडिया में भी उसने कहा है, ठीक है। और भी कुछ रिलेवेंसेस थे, जैसे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, ह्यूमन राइट्स के बारे में बता दिया, पीस कीपिंग फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीस कीपिंग फोर्स। नेपाल इंडिया से बहुत सारे लोग जाते हैं, शायद नंबर 1 या नंबर 2 पे रहता है हमेशा इंडिया पीस कीपिंग फोर्स पे, ठीक है। और इरेडिकेशन ऑफ पोलियो WHO के हिसाब से, एनवायरमेंटल कॉजेज जो 1992 से
लोग नेगेटिव्स के ऊपर आते हैं अगर, तो नेगेटिव्स ही बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि नेगेटिव्स मतलब थोड़े से नहीं है। एक होता है ना कहावत कि हमारे पास सचमुच के दांत नहीं है, बस ऐसे दिखाने के दांत हैं। तो यूएन में वो थोड़ी सी चीज़ें हैं कि वो उन चीज़ों को एड्रेस नहीं कर पा रहा। जैसे उसने कहा कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहे हैं, लेकिन जगह जगह पे मतलब रीजनल वॉर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, वो सारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं। और क्या प्रॉब्लम इमर्ज हुई कि जियो पॉलिटिक्स एक नया प्रॉब्लम है। अगर तुम वर्ल्ड वॉर नहीं करा दोगे तो यूएस कहेगा नहीं हम अपनी तरफ से वॉर कर लेंगे, हम प्रॉक्सी वॉर करेंगे। जितने भी सारे वॉर्स हैं वो जियो पॉलिटिकल वॉर्स है, ठीक है। उसके बाद पॉवर्टी, हंगर भैया ने मेंशन किया, माल न्यूट्रिशन, कोविड, ये सारी वॉल्यूशन ऑफ HR मतलब ह्यूमन राइट्स, रोहिंग्या, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अब हम लोग एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो मेरा नज़रिया था, यूएन जो था वो एक इस थ्योरी पे चलता था लिबरल ऑर्डर, कि तुम्हारा लिबरल ऑर्डर होना चाहिए। अमेरिका भी कहता है लिबरल, बहुत ज़्यादा लिबरलिज्म फॉलो करता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि उसका जो लिबरलिज्म है वो डाई कर जा रहा है। लिबरलिज्म की आज की जो धारा है उसमें फंडामेंटलिस्ट होती जा रही है कि हम ये रूल्स ले आएंगे, हम ये लॉ ले आएंगे। लिबरलिज्म तो होता ही जा रहा है आज के हिसाब से, ठीक है। ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एरिया ऑफ रिफॉर्म्स पे अब मैं आना चाहूँगा कि यूएन प्रिंसिपल्स कि अपना डोमेस्टिक जो है थोड़ा सा उसको थोड़ा देखें, यूएन चार्टर अपना दोबारा से रिफॉर्म करें, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और भैया ने और सचिन ने मतलब काफ़ी अच्छी डिबेट कर दी है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, यूएन ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है अमेरिका के उससे, जो ब्यूरोक्रेसी है। तो पूरा यूएन को हम खराब कर दें उससे हो सकता बात ना बने, लेकिन जो उसका ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसमें रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल को मेरा जो नज़रिया था उसको अबॉलिश कर दो या फिर उसके रोल को चेंज करो। पीस कीपिंग फोर्स में नेपाल और इंडिया, भारत ही क्यों आगे जाए, और सारे देश भी आने चाहिए आगे, है ना। और भी वीटो पैरालिसिस का एक थोड़ा सा 2 मिनट ज़्यादा टाइम लेकर के मैं समझाऊंगा कि वीटो का गेम कैसे चलता है। जब इंडिया को P5 परमानेंट 5 की वो दी जा रही थी कि आइए सर आप इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जी को आप आइए इसमें बैठिए, तो इंडिया कहते हैं नहीं नहीं, चाइना हमसे बड़ा है। उसके 2 रीज़न थे, या तो इंडिया खुद उतने टाइम केपेबल नहीं है, या तो वो चाहता है कि चाइना हमसे अभी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 1950s की बात कर रहा हूँ, और हम लोग अभी भी जस्ट आज़ाद हुए, हमें नहीं पता कैसे पढ़ना है, कैसे भाषण देना है, कैसे डिप्लोमेसी करनी है। तो हम अभी खुद पहले थोड़ा बड़े हो जाएं, थोड़ा ग्रो कर जाएं, उसके बाद अभी चाइना है उसको आगे करते हैं। 2 रीज़न मेन रीजंस थे। चाइना आता है, फिर 1970 और 71 में इंडिया USSR के बीच में एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप पीस ट्रीटी होती है। वहाँ पे 1971 में इंडिया को फिर मौका मिलता है और P5 में वीटो कराया जाता है इंडिया को सीट देने के लिए। वहाँ पे USSR, ब्रिटेन और फ्रांस 3 ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जो कहती हैं कि इंडिया को सीट देनी चाहिए P5 में। अमेरिका और चाइना फिर से वहाँ पे मना कर देते हैं। फिर एक और मौका आता है 1990s में कि यहाँ पे भी इंडिया को मतलब मिलना चाहिए वीटो, मतलब P5 के अंदर और जगह मिलनी चाहिए, बट नहीं मिलती है। तो ये सारे कुछ और रिफॉर्म्स है, वीटो रिलेटेड रिफॉर्म्स, मेंबरशिप रिफॉर्म्स भैया ने भी समझा दिए, ठीक है। और हम लोग को कॉफ़ी क्लब वाला बहुत सारा आइडिया होगा। तो मेरा मतलब यही एक चीज़ थी कि अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैंने लिखी थी, गुहा जी जो है, हम लोग रामचंद्र गुहा सब ने पढ़ा होगा, वो कहते हैं कि इंडिया को अपना स्टारडम जो है, मतलब पहले की बात उन्होंने कही हुई है कि वो थोड़ा कम करे और इंडिया जो अपना प्रोग्रेस है उसको उस पर इतना ज़्यादा ध्यान दे, अपना जो भी इंटरनल चीज़ें हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है क्या था तुम्हारा, पर कैपिटा इनकम। तो गुहा जी के जो थॉट्स हैं इससे रिलेटेड है एकदम, कि तुम पहले अपने यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी इतना बढ़िया कर लो कि यूएन खुद तुम्हें बुला दे कि। और एक रमेश ठाकुर जी हैं, वो कहते हैं नॉन कॉर्पोरेशन विद द यूएन के साथ में चलने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर फोकस करो एकदम बढ़िया से। एट लास्ट मैं यही कंक्लूड करूँगा कि बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ हैं, हम सबके सामने ही है आजकल, लेकिन उसका रिलेवेंस उस टाइम पे उसका भाई बहुत ओल्ड हो गया है इंसान, नहीं चल पाएगा, हो गई हैं उसमें दिक्कतें, उसको या तो चेंज करो या तो उसमें रिफॉर्म्स लाओ, है ना। तो और लास्ट में एक स्टोरी शायद सबने सुनी होगी सिसिफस की। सिसिफस क्या था कि एक इंसान होता है बहुत अमीर, राजा होता है, वो अपनी वाइफ से कहता है जब मैं मर जाऊँ ना तुम लोग श्राद्ध करो, तुम लोग वो जलाना वाला मतलब क्या कहते हैं क्रिमेशन वगैरह मत करना, ठीक है, बस मुझे इस चौराहे पे जाके छोड़ देना, ठीक है, एकदम ऐसे बेकार पड़ा रहने देना, ठीक है। तो जब मर जाती है तो उसकी वाइफ जाके उसको वहीं छोड़ देती है, क्रिमेट वगैरह नहीं करती है। जब उसकी आत्मा जाती है भगवान के पास तो भगवान से वो कहता है देखिए मेरे साथ इतना वो खराब बर्ताव हुआ है, मेरी वाइफ ने
मतलब चौराहे पे छोड़ दिया है। तो कहता है ठीक है यार क्या करना चाहिए, तो कहता है कि एक काम करिए आप मुझे कोई ऐसा काम दे दीजिए मैं वापस जाऊँ और फिर अच्छे से मेरा मतलब दोबारा मिलूँ तो मेरा अच्छे से क्रियाक्रम हो। तो कहता है ठीक है तुम वापस जाओ, तुम्हारा ये काम रहेगा कि तुम अब वो स्टोन को ऐसे चढ़ाओगे पहाड़ पे, फिर वो स्टोन वापस आ जाता है, फिर वो चढ़ाता है। तो उसके हिसाब से वो दोबारा कभी मरता ही नहीं है और वो दिन अपनी पूरी ज़िंदगी बस स्टोन को सुबह से लेकर शाम तक चढ़ाता है, वापस से वो स्टोन नीचे आ जाता है, फिर से वो सुबह चढ़ाता है। इंडिया की वही पोजीशन है एज अ यूएन में। आप रोज़ P5 करते हैं, P10 करते हैं, रिफॉर्म्स करते हैं, वो रोज़ कोई और मामला आ जाता है, कोई इजराइल कन्फ्लिक्ट आ जाती है, कोई यूक्रेन कन्फ्लिक्ट आ जाती है, मामला सब बिगड़ जाता है, इंडिया फिर से बहुत नीचे आ जाता है। तो ये मेरा मतलब पॉइंट्स थे कि जो मैं मतलब बताना चाह रहा था। बहुत बोरिंग ना लगा? जैसे कि आपने कहा कि इंडिया जो है यूएन में इसलिए कारों से नहीं था, मतलब पहले में चाइना में अमेरिका चाइना में, तो अभी सबसे पहले इसको अब हम आपको जिम्मेदारी देते हैं कि इंडिया को वीटो दिलवाना। अब ऐसे कौन से पैरामीटर सेट करेंगे कि इंडिया ठीक है। भैया ने एक पॉइंट मेंशन कर दिया था यहाँ पे शायद डेमोक्रेसी का, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो सचिन अभी मतलब मैं कुछ बोलूँगा 7-8 पॉइंट, सचिन फिर उसमें क्रॉस क्वेश्चन दोबारा करेगा। ठीक है, मुझे पता है। तो सबसे पहले तो हमारा 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स बहुत अच्छे हैं, हम लोग शायद 4th, 5th, 6th रैंक पे हैं न्यूक्लियर वेपन्स में। हमारी आर्मी अच्छी है, हम लोग यूएस पीस कीपिंग फोर्स में सबसे आगे नंबर 2 पे रहते हैं, नेपाल हमेशा नंबर 1 पे आ जाता है। एग्रीकल्चर हमारा बहुत अच्छा है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, हमारे साइंटिस्ट बहुत अच्छे हैं। हम लोग ज़्यादातर इकोनॉमिक सिस्टम जो है IMF, IBM इन सब का कहीं का भी उठा के देख लो, पूरी हिस्ट्री में इंडिया का कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई लीडर सामने निकल ही आता है। अब ट्रम्प को इतनी दिक्कत हो रही है, कह रही है कि हटाओ भैया इनको, हटाओ वीज़ा कैंसिल करो। अब उसको दिक्कत को महसूस होना स्टार्ट हुई है कि हम बाय इंडियंस आर कॉलोनाइजिंग अस बाय हमारा सफर बहुत ज़्यादा है, डायस्पोरा हमारा डायस्पोरा है, दुनिया का 7वां इंसान भारतीय है। हम मतलब नॉन कॉर्पोरेशन ज़्यादा है, प्रमोट करते हैं। हाँ, अभी सोचने वाला वो ये है कि ये बहुत हद तक मुश्किल पड़ेगा बताते हैं। कभी चाइना नहीं चलेगा तो कभी अमेरिका नहीं चलेगा, पर सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग पूरी जो डिप्लोमेसी बहुत शेक करती है, जिस समय हमारी चाइना से बनती है उस समय अमेरिका हो जाता है, जैसे जिस समय हमारी अमेरिका से बनती है उस समय चाइना, और उसके जो वीटो पैरालिसिस से होता है वही सबसे बड़ा है कि इंडिया को मिलना मुश्किल पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 4 महीने दे रहे हैं फिर चाइना वीटो कर देगा, क्योंकि जब अमेरिका के साथ इंडिया आप एक बार में एक ही को डिप्लोमेसी में रख पाएंगे। हमेशा दिक्कत ये है कि अमेरिका का काम है कि एशिया में पावर बैलेंस करता है, तो हमें बैलेंस करने की कोशिश करता है। जब हमारी अमेरिका से बनती है तो चाइना से कम हो जाएगा। जैसे कि 16 से बीच में हमारी बन रही थी एकदम कस्टम ज़्यादा कि चाइना के ऊपर ये तो कहा जैसे अब आज हमारा चाइना के साथ ठीक हुआ, अमेरिका के साथ खराब हो गया। तो वही तो मैं कह रहा था, पैरालिसिस सबसे बड़ा मैटर है। वही मैंने स्टोरी वही इंडिया क्या कर रहा है, हमेशा रोज सुबह उठता है पहाड़ पे चढ़ाता है, एक सिचुएशन ऐसा भी आएगा कि जब दुनिया को लगेगा वरना क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है इंडिया की, उसको डिमोक्रेटाइजेशन करने की जरूरत है। जैसे रसिया मान लीजिए आक्रमण करता जा रहा है यूक्रेन को अपने में ही मिलाने, जैसे क्रीमिया को उसने 2014 में हड़प लिया, अभी कोशिश किया कि यूक्रेन को अपने में मिला ले। तो दुनिया के बहुत सारे देश और यूएन कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि रसिया मेंबर है। तो एक समय आएगा ना कि लोग कहेंगे कि हाँ भाई इसको और डेमोक्रेटाइज करो, और नहीं करेंगे तो रिलेवेंस खत्म हो जाएगा, तब इंडिया को फोर्सफुली बनाना ही पड़ेगा मेंबर। और जैसे यूएन की रेजोल्यूशन 377 भी एक ऐसा है कि जब यूएनएससी कोई फैसला नहीं दे पा रहा है तो यूएन उसकी जगह पे मतलब फैसला नहीं रहा, तो उसी तरह से यूएन की रेजोल्यूशन लाएगा कि यूएनएससी में इंडिया को मेंबरशिप दिया जाए कि 5 मेंबर, या यूएनएससी को ही रिफॉर्म किया जाए कि मेजॉरिटी डिसीजन मेकिंग हो और नए मेंबर्स ऐड हो उसमें। तो उस तरह ऐसा हो मतलब फ्यूचर में। लेकिन जिस हिसाब से प्रेजेंट टाइम्स के वो है, इंडिया को मिलनी चाहिए मतलब P5 में जगह, उसको और एक्सपेंड करना चाहिए। G4 हम सबको पता है, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया। दोस्तों विमर्श का सेशन